अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तब्दीली विद अमीर अब्बास के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमें मावराई लगती हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें मावराई लगती हैं, लेकिन अगर हकीकत में जाकर उनके बारे में थोड़ा सा ख्याल किया जाए, उनके बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो उसका असर बहुत नीचे तक जाता है, जिसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुनीर यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पर लैपटॉप तकसीम किए जा रहे थे। एक बार फिर से लैपटॉप तकसीम हो रहे हैं, अच्छी चीज़ है। रहमान अली नामी तालिब इल्म ने वज़ीर आज़म का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया और फिर लैपटॉप हासिल करने वाले तालिब इल्मों को मुस्तकबिल का मेमार भी उन्होंने करार दिया। लेकिन साथ ही एक जुमला कहा उन्होंने कि कल हम भी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने ये बात सुनी, उन्हें गले लगा लिया और फिर अपनी कुर्सी पर उन्हें बिठा दिया। दिखने में तो ये वाक़या बड़ा आम सा है, आपको लग रहा होगा कि बड़ी आम सी बात है, वज़ीर आज़म ने कुर्सी पर बिठा दिया, ऐसा दुनिया भर में होता है। लेकिन क्या आम आदमी का ऐवान इक़्तिदार में पहुंचना और वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालना इतना ही आसान है कि उसे कुर्सी पर बिठा दिया जाए और वह वज़ीर आज़म बन जाए? हमारे यहाँ तो मामलात ये हैं कि चंद ख़ानदानों पर मुहित ये मामला है और उससे बाहर जाता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी सियासी जमात की हम बात कर लें। लेकिन दूसरा मसला कि जिन ऐवान के इक़्तिदार इस वक्त खड़े हैं, उनके नीचे जो नर्सरी कहलाती है बल्दियाती, वो अब तक खाली पड़ी है और लंबे अरसे से, चाहे वो पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे ये गवर्नमेंट हो, लंबा अरसा हो गया एक तवालत का शिकार है, उसको लटकाया जा रहा है। पंजाब भर में कहीं आपको इलेक्शन नहीं दिखाई देते, इल्तवा का शिकार हैं और इस वफाकी दारुल-हुकूमत में भी यही सूरत हाल है, कोई अलग नहीं है। दूसरी तरफ जो बड़ा मामला अब खड़ा हो रहा है वो है इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के सामने 73 तरमीम पेश की गई हैं। अब ये तरमीम होंगी, डिजिटल मरदमशुमारी होगी, 14 अगस्त हुकूमत की तहलील है, मुद्दत ख़त्म हो रही है, इंतखाबात होने हैं, कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा? और अभी तक 2 सूबों में निगरान सेटअप मौजूद है, उसी को ज़रा देखते हुए आज इस पर बात करेंगे। फैसल अजीज़ खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हसन मुर्तज़ा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच दोनों हजरात का। हसन साहब, सर 14 अगस्त की डेट तो चले वज़ीर आज़म ने आज दे ही दी है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के सामने 73 तरमीम पेश कर दी गई हैं इन जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें। देखिए, गुज़ारिश ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है, ये कोई आम हालात नहीं है जिससे हम गुज़र रहे हैं और हमारे एक डिज़ास्टर था, जब ये हुकूमत आई और वो उन 4 सालों में उन्होंने इकॉनमी के साथ तो जो किया उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को आप देख लें, आप उस वक़्त जिस तरीके से असेंबलीज़ तोड़ी गई, जो आइन का जिस तरीके से मज़ाक उड़ाया गया, एक आइनी इक़दाम को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया कि जिससे जमहूरियत ही खतरे में पड़ गई इस मुल्क के अंदर। और आज की हुकूमत ने मैं समझता हूँ कि 1 साल या जितना अरसा भी गुज़रा, उसमें जिस संजीदगी के साथ तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया, वो भी आपको माज़ी में नहीं मिलती। और जहाँ तक इन तरामीम का ताल्लुक है, वो भी इंतहाई ज़रूरी हैं। हर जमात जो है वो मुतालबा करती रही है कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए और इसकी शफ़ाफ़ियत पे जो हर दफ़ा उंगली उठती है, वो नहीं होनी चाहिए और जिसका जो मैंडेट हो उसके मुताबिक वो चले, तो बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी देर नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमें ये महसूस हो कि ये सिर्फ़ इंतख़ाबात को में ताख़ीर करने के लिए या टाइम गेन करने के लिए की जा रही है, तो फ्रूटफुल उसमें हमें नताइज जो है वो सामने आने चाहिए। तो इस इंतखाबी इस्लाहात तो जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारी 2 सूबों में एक अबूरी सेटअप चल रहा है, वो भी आपके सामने है और जिन 2 सूबों में अभी निगरान सेटअप आएगा और फेडरल का जो फेडरल गवर्नमेंट में जो सेटअप आएगा, उसके लिए भी हमें बड़ा संजीदगी से सोचना चाहिए और गैर जानिबदार लोग होने चाहिए, ताकि अगर इंतखाबी इस्लाहात जो है, वो हमारी इंटरिम सेटअप में होती हैं, तो उसकी शफ़ाफ़ियत भी तभी यकीनी बन सकती है, जिस वक़्त वो सेटअप जो है वो इंडिपेंडेंट और गैर जानिबदार होगा
उसी सूरत में। अगर ना ये बिल्कुल एक एक्सरसाइज ही होगी और अगर उसमें ही हमने पड़े रहना है या कोई हर दफा की तरह एक नया टेस्ट केस होगा, तो ऐसी तो चीजों से मैं समझता हूँ कि फैसल साहब, अगर ये हमारे इंतखाबी मुल्क में इजाफा इस्लाहात होगा। इसी तरह हुई जैसे हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं, तो उनका अपना भी ये मानना है कि फिर ये सिर्फ एक एक्सरसाइज होगी, इसके कोई दूररस नताइज साबित नहीं होंगे। इंतखाबी इस्लाहात 2017 के कवानीन में वो भी 73, और अब वक्त है अगस्त का, अगस्त के बाद इंटरिम सेटअप। कल कंवर दिलशाद साहब से बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि हो सकता है कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हो ही ना। आपका क्या ख्याल है फैसल साहब? देखिए, इस वक्त राय आमा ये है कि आज वज़ीर आज़म साहब की इस ऐलान के बाद कि 14 अगस्त के बाद उनकी हुकूमत नहीं रहेगी और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, और बहुत सारे सियासतदान की बातें कह रहे थे, लेकिन किसी ने इस पर यकीन नहीं किया कि इनकी हुकूमत जाने के बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो वाकई इंतखाबात करवा पाएगी। और सबकी राय यही है, पाकिस्तान में आम लोग लें, टेक्नोक्रेट लें, पॉलिटिशियंस लें, अहम साफी हजरात लें, एंकर पर्सन लें, तो कुल मिला के ज़्यादा रेशो ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ज़्यादा चलेगी, उसका दौरानिया ज़रा लंबा होगा। अच्छा उसकी दो फैसल तीन साहब, चार अगर मैं इसमें वजूहात हैं। चाहूँ कि एक आप वजह इसमें एक यही चीज़ है ऐड जिसका हम करें, जिक्र मैं कर रहे मैं हैं हसन कि साहब से इसमें इंतखाबी बात करूँगा, इस्लाहात इसमें एक चीज़ अगर आप वाले ऐड कर मामले दें को किस तरह से फैसल साहब, लेकर आगे बढ़ा जाए। मैं चाहूँगा इसमें एक चीज़ ऐड कर दें। इसके नकूश थोड़े ज़्यादा गहरे हो गए जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में एक निगरान सेटअप लंबा हो गया। देखिए, वो तो अब सुप्रीम कोर्ट की बात मानी ही नहीं गई, और क्या कहा जाए उसके ऊपर। अब पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है या केपी में जो सूरत हाल है वो एक एग्जाम्पल्स बन गई हैं, और वफाक के अंदर जो भी हुकूमत आती है, और कोई जो बार बार कहते हैं पाकिस्तान के हालात ऐसे और पाकिस्तान के हालात ऐसे और पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, ने कहा था पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, ये हुकूमत कह रही है पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, आने वाली हुकूमत कह रही है पिछली हुकूमत ने ये कर दिया। हम 75 साल के अंदर यही सुनते आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं है इंतखाबात वक्त पर होंगे। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 14 अगस्त के बाद हम हुकूमत में नहीं रहेंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो फिर आके कहेगी ये नए नए चैलेंजेस हैं हमारे सामने, और ये पहले माजी में भी होता रहा है। अब इसकी ठोस एक और वजह यह है इंतखाबी इस्लाहात के अलावा जिस टोन के अंदर हैं और उनका जो वोट बैंक है उसके अंदर क्या कमी क्या हुई है सारी सूरत हाल में हुआ है। और ये सारी जमातें पीडीएम की, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का नुक्ता नजर, नवाज शरीफ साहब आएंगे नहीं आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सियासी जमातों की जो सूरत हाल है वो इतनी मजबूत और मुस्तहकम है कि वो इंतखाबात में जाने को तैयार हैं। सबसे पूछा जाए कि आप तैयार हैं इंतखाबात में जाने के लिए? अब मेरे भी दोस्त अहबाब हैं सारी पार्टीज के अंदर, शायद ही कोई पार्टी इस वक्त तैयार है सिवाय पीटीआई के। बिखरी हुई है पीटीआई, लेकिन कहते हैं इंतखाबात कराओ। कोई और जमात दिल से अंदर से तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून के पास कोई कैंपेन ही नहीं है, नवाज शरीफ साहब का इंतजार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर मजबूत है क्योंकि उनके सामने अल्टरनेट नहीं है, तो उनको ग्राउंड खाली सिंध का ही खेलना है, सिंध के अलावा उन्हें ग्राउंड में उस तरह से खेलना नहीं है। तो इस सारे सूरत हाल के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब की राय को लीजिए, शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, मुझे लगता नहीं ये 13 रुकनी जो इत्तेहाद है ये बाकायदा तौर पर इंतखाबात के लिए तैयार है। क्या ये कहते बहुत हैं सारी हसन चीजें साहब? हैं। अब फैसल साहब का मानना ये है और कि उनके पास बात वोट उनकी बैंक जिस दुरुस्त है तरह कि का है, एक तो जमात फिर अगर पंजाब में है तो दूसरी सिंध में ताकतवर दिखाई देती है, लेकिन अगर मरकज़ की बात करें तो शायद खुद से ही ये 13 जमातें जो इस वक्त पीडीएम का इत्तेहाद है ये तैयार ना नहीं है ज़हनी तौर पर इंतखाब। ऐसी बात है सर? बतौर पीपल्स पार्टी आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी भी इंतखाबात से नहीं भागी। हम तो हमेशा कहते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए और टाइम पे होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए। और ये किस तरह कहा जा सकता है कि हम तैयार नहीं है? हमने तो सिंध के अंदर बलदियाती इलेक्शंस भी करवाए हैं और जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां जहां इलेक्शंस हुए हैं वहां पे गेन किया है। आप अगर सिंध में देख लें वहां पे भी हमने इम्प्रूव किया है। आप बलूचिस्तान में देख लें वहां भी पीपल्स पार्टी ने इम्प्रूव किया है। आप केपी के अंदर देख लें पीपल्स पार्टी ने वहां पे भी इम्प्रूव किया है। आप पंजाब के अंदर इवन देख लें तो हमने पंजाब के अंदर भी इम्प्रूव किया है, गेन किया है। पीपल्स पार्टी मुल्तान की सीट जीती है जितनी इलेक्शंस में, जब कोई भी नहीं जीता था।
पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब के अंदर खातर खा कामयाबियां हासिल की है। हमने सेंट्रल पंजाब के अंदर बेशुमार इस्लाह जहाँ पे हम बिल्कुल नजर नहीं आते थे, आज हम अच्छे खासे वहाँ पे अपने जो हमारे टिकट होल्डर्स होंगे वो मजबूत लोग होंगे। तो ये सारी चीजें देखें। कश्मीर का इलेक्शन आप देख लें, कश्मीर में पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, जीबी के अंदर किया है। कोई भी जगह पाकिस्तान के अंदर ऐसी नहीं है जहां पीपल्स पार्टी जो है उसने इम्प्रूव ना किया हो। ठीक है। अच्छा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो जो मुलाकातें दुबई में हुई और दुबई के बाद जो मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, फिर वापस मौलाना साहब से मिलना होगा दुबई, और ये जो दुबई वाला सिलसिला है उसका क्या हासिल असूल है? क्या ख़तरा मौजूद है कि दो जगह पर निगरान सेटअप है, मरकज़ में आता है तो डिजिटल मरदमशुमारी हो या इंतखाबी इस्लाहत हो, इसी की अम्ब्रेला के नीचे अगर ये थोड़ा तवील हो जाता है तो क्या इससे थोड़ी सी घबराई हुई है सियासी जमातें? घबराई हुई हैं तो इसका हल क्या सोच कर बैठी? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने कहा था, ज़रा इस पर जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त सियासी जमातें इंतखाबात के ये जो निगरान सेटअप है इस पर सोच क्या रही हैं? क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई ख़तरा है, कोई खदशात हैं कि अगर ये लंबी हो जाती हैं निगरान सेटअप किसी न किसी वजह से, जिसका जिक्र ब्रेक पर जाने से पहले मैंने किया, तो क्या सोच रखा होगा इन्होंने, क्या इनकी मतलब जहन में होगा? हसन साहब, यही चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्या क्या सोच रखा है? चले फैसल भाई, फैसल साहब से ये जान लेते हैं। फैसल साहब, क्या सोच रखा होगा इन्होंने, और क्या ये इनको ख़तरा है इस बात का तमाम सियासी जमातों को कि खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब की प्रैक्टिस है अगर वो मरकज़ में हो गई, इंतखाबी इस्लाहात के ज़िम्रे में हो, डिजिटल मरदमशुमारी एक बहुत बड़ा मसला है, नई हल्का बंदियाँ एक मसला है। आपको पता ही है कि कराची की जमातें या सिंध की जमातें वही नहीं मानती जो पुरानी मरदमशुमारी या हल्का बंदियाँ हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा पाकिस्तान के अंदर सवाल है कि इंतखाबात करवाए जाएं, इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जाते, इंतखाबात करवाने के लिए कौन तैयार है और इंतखाबात ना करवाने के लिए कौन तैयार है, पाकिस्तान में कौन से इदारे हैं जो नहीं चाहते इंतखाबात हों, कौन सी सियासी जमातें हैं इंतखाबात ना हों, और कौन चाहते हैं इंतखाबात हों। अब उसके उसके फिर ये सब जो सवालात हैं कि इंतखाबी इस्लाहात हो, डिजिटल मरदमशुमारी का मामला है, और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं ये प्रोलॉन्ग हो गई हैं, अगली वाली हुकूमतें आएंगी केयर टेकर, वो प्रोलॉन्ग हो जाएंगी। असल मामला है इंतखाबात में जाने से कौन डर रहा है और कौन नहीं डर रहा है। अब पाकिस्तान ने इंतखाबात में जाना या नहीं जाना, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन जाहिर है कि इतनी बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, पंजाब के अंदर हुकूमत चल रही है, आईनी है, गैर आईनी है, ये सीएम है या इनको एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, केपी के अंदर सीएम है या एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल को आगे लेकर जब बढ़ेंगे, आज की खास तौर पे, क्योंकि इससे पहले जो गुफ्तगू फरमा रहे थे हुकूमती वज़रा, और आज जो वजीर आजम ने खुलकर ये बात कही है कि हम 14 अगस्त के बाद हुकूमत में नहीं होंगे, इतने एतमाद और इतने इत्मीनान के साथ ये बात उनके मुंह से निकली है, और हैरानिया तौर पर जाहिर है वो आया जो इलेक्शन चाहते ही नहीं है, बज़ाहिर मुस्लिम लीग इंतखाबात नहीं चाहती थी, और अब भी ऐसा लग रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे तो वो नहीं चाहेंगे कि इंतखाबात इस तरह के हों। तो यहाँ पे जो सर्वेज और यहाँ की जो सूरत हाल है उसके ग्राउंड्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएंगी। अच्छा, फिर हम कहेंगे हसन साहब, नजरिया जरूरत, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के मामला। हसन साहब, नजरिया ज़रूरत, और फिर वो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि कंवर दिलशाद साहब से बात हुई, उन्होंने जो हल्का बंदियां और डिजिटल मरदमशुमारी का जिक्र किया तो उसके बाद उन्होंने इसी खदशे का इजहार किया, हो सकता है कि इंतखाबात जनवरी फरवरी तक चले जाएं। अगर ये लेट होते हैं तो क्या कोई हिकमत अमली ऑलरेडी बनाई जा रही है? ये जो दुबई मुलाकातें हुई हैं वो इसके तनाजुर में भी यकीनी तौर पर बात तो हुई होगी। देखिए, पीडीएम के पास कितने ऑप्शंस हैं, दुबई में मुलाकात करवा लें या यहाँ पे 6 मुलाकातें करवा लें, 40 मुलाकातें सऊदी अरब में करवा लें, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? पीडीएम के पास कोई ऐसा नैरेटिव है जिसके ऊपर वो इंतखाबात में जाएंगे? वो मैं चाहूंगा सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपका यही मौक़िफ़ जरा हसन साहब के सामने रख के उनकी भी बात जान ले तो फिर आपके पास। जी हसन साहब, जो फैसल साहब कह रहे हैं कि जो दुबई मुलाकातें हैं, नैरेटिव क्या है, क्या सोच रखा होगा? दुबई मुलाकातों में कोई हासिल असूल हुआ है इस बारे में कि अगर लंबा हो जाता है इंतखाबात का प्रोसेस, नहीं निगरान सेटअप हट पाता,
किसी न किसी वजूहत पे, जिसका जिक्र हम पहले से कर रहे हैं, तो फिर क्या सोच रखा है इंतखाबात के लिए ये सियासी जमातों ने? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के आज के ऐलान के मुताबिक, जिसमें उन्होंने कहा है कि 14 को ये हुकूमत जो है वो अपना टाइम पूरा कर रही है और उनकी जगह पे जो है वो निगरान सेटअप आ रहा है, तो हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते कि इलेक्शंस भी टाइम पे होंगे? क्या पॉजिटिव बात करने से खबर नहीं बनती? क्या पॉजिटिव बात जो है वो हमें सूट नहीं करती? अच्छा हसन साहब, अगर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूं, हैं ग्राउंड रियलिटीज़ ये बताती हैं कि डिजिटल मरदमशुमारी अब तक उसकी कोई तैयारी नहीं हुई, नई हल्का बंदियाँ नहीं हुई, तो यकीनी तौर पर आपको अगस्त 2022 वाले हल्का बंदियों पर जाना पड़ेगा। फिर वही होगा कि आपकी इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान या दीगर जमातें वो खुश नहीं होंगी। देखिए, जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं वो उनकी क़यादतें बैठेंगी, वो इस पर डिसाइड करेंगी और उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है ना। आज की खबर के हवाले से तो मैं समझता हूं कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि एक हुकूमत जो है वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर रही है और उस पर वज़ीर आज़म ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि निगरान सेटअप आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला टाइम पे और आइन के मुताबिक इलेक्शंस होंगे। अगर उसमें कोई किसी वजह से देर होती है या उसमें कोई ताखीर आती है तो उसको उस पर गौर करने के लिए तमाम इत्तेहादी जमातें बैठेंगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी और वो इन चीज़ों को देखेंगी। क्या मरदमशुमारी का जो इशू है वो सीरियस इशू नहीं है? आप वसाइल की तकसीम जो है अगर वो मसावी बुनियादों पे नहीं करेंगे तो क्या आपकी फेडरेशन कायम रह सकती है? क्या वो फेडरेशन के लिए खतरा नहीं है? क्या आपके फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उनके अंदर अगर इंतशार हो तो वो एक वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल नहीं है या वो आईनी जिम्मेदारी नहीं है कि उसको पूरा किया जाए? ये सारी चीजें जो हैं, जो आईनी और कानूनी तकाजे हैं, वो पूरे किए जाएंगे उनके मुताबिक। आइन पे मैं समझता हूँ कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस जो हैं वो ड्यू हैं और वो होने हैं, वो होंगे। मेरी तो ये राय है। बाकी अब आपका जैसे जैसे सवालात आएंगे उनके जवाबात भी वैसे ही होंगे। जी फैसल साहब। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। किताबी सवाल का किताबी जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से सूरत हाल पाकिस्तान में सर्वे करवाया जाए, लोगों से पूछा जाए, आम आदमी से पूछा जाए कितनी सियासी जमातें तैयार हैं। आपने सवाल किया था कि क्या दुबई मुलाकात के अंदर कुछ निकल कर आएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने आप को सरबराह की हैसियत से जो एहतजाज किया वो सबने देखा। नवाज शरीफ साहब की और ज़ाहिर साहब की मुलाकात के अंदर क्या बात निकल कर आई वो देखा। पीपल्स पार्टी, आप इसमें कोई शक नहीं, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, इसमें शक नहीं है कि सिंध के इंतखाबात हुए। पीपल्स पार्टी 15 साल से हुकूमत में है, उसने लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाए। सिनेरियो मुख्तलिफ है, ग्राउंड मजबूत है सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एक और चीज फैसल साहब, एक चीज है जिसका मैं बरबला इजहार भी करता हूं फैसल साहब, लीडरशिप का बड़ा मामला है। इस सारी पीडीएम जमातों तैयार नहीं है जिस तरह से तैयार होती है इंतखाबात के हवाले से। जी जी, इस सारी पीडीएम जमातों में अगर हम जरा पीपल्स पार्टी के रोल पर बात करें तो पीपल्स पार्टी इंतखाबात के हवाले से बड़ी ही क्लियर स्टांस है उनका। वो कहते हैं जी टाइम पर होने चाहिए, चाहे आप नवीद कमर साहब को सुने, चाहे आप खुर्शीद शाह साहब को सुने, वो कहते हैं जी इंतखाबात तो टाइम पर होने चाहिए और असम्बली की मुद्दत भी टाइम पर ख़त्म होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि चाहे सिंध की हद तक हो, लेकिन पंजाब में भी जरदारी साहब आके बैठे, तैयारी कुछ तो है। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब या उनकी जमात की बात करूँ, अभी तक उनका पाकिस्तान आने का कोई मामला नहीं है और पंजाब में तो अब काफ़ी ग्राउंड साफ भी है नून लीग के लिए। उस हिसाब से आप क्या देख रहे हैं? आपने मुझसे सवाल किया है जी। अच्छा, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस सारी सूरत हाल में जो पीटीआई के साथ हुआ है। अब एक सिंपल सी राय आमा है कि जो पीटीआई का वोट बैंक था वो डिक्लाइन हुआ है या वो इंक्रीज हुआ है, और सारी दुनिया ये कह रही है कि उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो अपनी जगह पे डटे हुए हैं, वो अपने नैरेटिव के साथ जा रहे हैं। उनके ऊपर जो पाबंदी, उनकी पार्टी पे जो पाबंदियां, जो भी सूरत हाल है, उनका वोट बैंक कम नहीं कर रही। अच्छा, सिंध के अंदर तो जाहिर है कि पीटीआई इतनी मजबूत नहीं है, तो उसका एडवांटेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। लेकिन पंजाब के अंदर आप कोई ऐसा सिनेरियो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है, उनके पास बयानियां नहीं है, उनके पास लीडरशिप नहीं है। वहां पीटीआई इतनी मजबूत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में उस तरह से नहीं है।
तो सूरत हाल तो ये है कि सबसे बड़ा सूबा है, 13-14 करोड़ का, ज्यादा सीटें वहां से आती हैं। अगर पीटीआई वहां से सीट्स ले लेती है, जिसके चांसेस नजर आ रहे हैं इस वक्त, जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त नजर आ रहे हैं, आगे जाके नहीं पता चलता कि क्या होता है, अंदर होते जी हैं हाँ। अगले आने वाले चंद में तो क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त पीटीआई पंजाब के अंदर नंबर 1 है। चले, मुस्लिम अच्छा लीग एक चीज, कहाँ है हसन उसको साहब, देखना पड़ेगा। हसन साहब, पंजाब चूंकि आप पीपल्स पार्टी के बड़ी अहम रहनुमाओं में से एक है, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सारी चीज़ें देखकर इंतखाबात का हिस्सा बन रही है, क्या स्ट्रेटजी है सर? नून लीग भी है, पीटीआई भी है, दीगर जमातें भी हैं छोटी बड़ी, कैसे हिस्सा लेना है पीपल्स पार्टी ने? पंजाब में बड़े अरसे से पंजाब का मामला पीपल्स पार्टी के अगर तहत देखें तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के पास आज पंजाब में वो स्पेस नहीं है जो आज से कुछ अरसा पहले थी। लेकिन ये भी नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोई उसका वोट बैंक खत्म हो गया है, या लोग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। पीपल्स पार्टी के आप उसने यहाँ से चलो कम सीटें जीती होंगी, सीटें जीती भी हैं, और जो सीटें हारी हैं उनमें से कई सीटों पे बड़े अच्छे वोट थे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को, और अब नए लोगों ने भी ज्वाइन की है। मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे इम्प्रूव करेगी, 100% इम्प्रूव करेगी, और हमारी सीटें भी पंजाब में पहले से ज्यादा होंगी, वो नेशनल असेंबली की भी और प्रोविंशियल असेंबली की भी। सर ये वैसे पहले से आप ज्यादा पॉजिटिव सीटें हैं होंगी। इसलिए आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन जमातों के अंदर से जमातें निकल रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अब आ गई है सामने, पहले तो खाली काफ लीग थी। देखिए, मैं इन चीजों पे यकीन नहीं रखता। मैं ये समझता हूँ कि वोटर आज भी जो है वो अपने नजरियात के साथ खड़ा है। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि आज पीटीआई जो है वो मजबूत है पंजाब के हद तक या पंजाब के अंदर, तो मैं भी उसी चीज को मद्देनजर रख के कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि नजरियात खत्म नहीं होते, चाहे उन पे जितना भी तशद्दुद हो जाए, चाहे वो जितनी भी तकलीफ में हो, वो लोग अपनी पार्टीज के साथ और अपने उम्मीदवारों के साथ खड़े होते हैं। चलें, तो नजरियात की बात, बहुत शुक्रिया। अ, हसन मुर्तज़ा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फैसल अजीज साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अब ब्रेक पर जाना है, बहुत ज़्यादा सियासत पे तो बात होती रहती है, नज़रियात वाली बात इंशाल्लाह फिर एक प्रोग्राम रख के उस पर कर देंगे कि नज़रियाती सियासत कितनी रह गई है, नज़रियाती वोटर अब कितना रह गया, और हालात का मारा वोटर कितना रह गया। जहाँ हालात का जिक्र किया वहाँ पर हम ज़रा महंगाई का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकते। ब्रेक से वापस आते हैं तो महंगाई की वजह से जो गुर्बत बढ़ रही है, गुर्बत की वजह से जो जान जा रही है कीमती पाकिस्तानियों की, उस पर क्या कुछ हो रहा है, क्या सूरत हाल है, उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने कहा था, ज़रा महंगाई की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। ये महंगाई के असरात कहाँ तक पहुँच रहे हैं, और ये महंगाई अब जाने लेना शुरू हो चुकी है, किस तरह से ले रही है वो भी आपको बताएंगे। अवामुन्नास और गरीब तबका पिस कर रह गया। 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम को अब इक़्तिदार में आए हुए तकरीबन 15 माह मुकम्मल हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 15 माह में कामयाबियों के कई संग मील अबूर कर लिए। रवां साल गंदम और गन्ने की बम्पर पैदावार को क्रेडिट भी दिया गया। मौजूदा हुकूमत को ही ये क्रेडिट जाता है, लेकिन इस साल का कोई फ़ायदा आम शहरी को हुआ है? यही सवाल है कि पीडीएम हुकूमत की इन सियासी कामयाबियों में इस मुल्क के अवाम और आम शहरी कहाँ हैं? वजूहात चाहे जो भी हों, हुकूमत महंगाई का बोझ अवाम पर ही डालती गई। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं अब कि इस वक्त गंदम का आटा 170 रुपये फ़ी किलो और चीनी 140 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 15 माह कबल खुला दूध 80 रुपये फ़ी किलो था, जो अब 200 रुपये से लेकर 230 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। गंदम का आटा 56 रुपये फ़ी किलो था, जो अब 170 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रहा है। चीनी 57 रुपये फ़ी किलो थी, जो अब 140 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। अजनास, बिजली और गैस, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से गरीबों के लिए तो अब ज़िंदा रहना ही मुश्किल होता जा रहा है। और अब तो मैं ये बताऊं कि उनका जो खाना पीना है वो भी अब उनके हाथ से जाता दिखाई दे। मुतवस्सत तबका जो है उसके लिए तो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो गया, और गरीब का तो हाल इतना बुरा है कि वो नाकाबिले बयान हो चुका है। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, और ना ही इस कमर तोड़ महंगाई में कमी
हुकूमत की किसी किस्म की कोई तरजीह दिखाई देती है। नाजायज़ मुनाफाखोरी रूस पे है, बुनियादी ग़िज़ाई अशिया जैसे आटा, चावल, दूध, चाय की पत्ती, घी, तेल वगैरह की कीमतें आम आदमी की पहुँच से वैसे ही बाहर हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर सवालात ये हैं कि PDM हुकूमत 15 माह की अपनी कारकर्दगी पर शादियाने बजा रही है, लेकिन जब भी मुल्क में आम इंतखाबात होने के करीब होते हैं तो फिर जमातें किसी न किसी तौर पर अपना कोई ना कोई मंशूर लेकर तो आवाम में जाती हैं। लेकिन अब देखना यह है कि किस मुंह से आवाम से वोट मांगे जाएंगे। एक तरफ बदतरीन महंगाई और दूसरी जानिब रोज़गार के बढ़ते हुए मसाइल, बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा। एक आम शहरी इन मसाइल का शिकार होता है तो गुजारा करने के लिए कर्ज ही लेना पड़ता है। इस हवाले से हाल ही में एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले 42 साल के मोहम्मद मसूद ने बेरोज़गारी से तंग आकर 13,000 रुपये कर्ज लिया। सिर्फ 13,000 रुपये। जी हाँ, ये वो कर्ज है जो वो वापस ना कर सका और फिर हालात से तंग आकर उसने ख़ुदकुशी कर ली। शौहर की ख़ुदकुशी के बाद उनकी बेवा ने बताया कि मोहम्मद मसूद ने घर के अखराजात की अदायगी के लिए ऑनलाइन एक ऐप थी, उससे कर्ज लिया हुआ था, जिसकी वापसी के लिए उस कंपनी के नुमाइंदे मुसलसल ब्लैकमेल करते रहे। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं और डेटा लीक करने की धमकियां भी देते रहे। मसूद की बेवा ने कहा कि 6 माह कबल उसके शौहर की नौकरी ख़त्म हुई थी। मसूद ने घरेलू अखराजात की अदायगी के लिए शुरू में एक ऑनलाइन ऐप से सिर्फ 13,000 रुपये का कर्ज लिया था। आप समझ सकते हैं ये 13,000 रुपये का कर्ज क्या होता है। आजकल 13,000 रुपये में एक बंदा अपने अखराजात महीने के पूरे नहीं कर सकता, वो अपनी फैमिली के लिए कर्ज लेता है। इस तरह की लातादाद गैर कानूनी एप्लीकेशंस पाकिस्तान में चल रही हैं जो आमतौर पे आपको सोशल मीडिया पर मिल जाती हैं। लेकिन इन एप्लीकेशन से जो कर्ज लेते हैं उनको डेटा लीक करने, उनकी तस्वीर लीक करने, उनकी फैमिली का डेटा लीक करने की धमकियाँ दी जाती हैं और एक वैसे ही ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार जिसके पास ना नौकरी हो ना पैसे हों, वो बेचारा क्या करे। फिर उसके पास ऑप्शन रहता है ख़ुदकुशी का। और पाकिस्तानी एक आम शख्स की ज़िंदगी क्या इतनी ही बेकीमत है, बेवक़्त है कि वो इस 13,000 रुपये के कर्ज़ वापसी, जो कि 13,000 लिया होगा तो 50 से 60,000 रुपये उससे मांगा गया होगा। इन एप्लीकेशंस का सदेबाप कौन करेगा, इनकी रोकथाम कौन करेगा और क्या हुकूमत हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेगी। जो हमारे इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिसमें FIA है, साइबर क्राइम है, किस तरह काम होगा। क्या कोई जाकर जब तक रिपोर्ट करे और उसके इंतज़ार में बैठा रहे कि उस रिपोर्ट पर एक्शन होगा या फिर ये ख़ुद से भी कोई एक्शन लेंगे। यही सारी चीज़ें हैं और आवाम पर बढ़ता हुआ महंगाई का बोझ है कि लोग बेचारे अब पता नहीं क्या क्या करने पर मजबूर हैं और रोज़गार के मौक़े ख़त्म होते जा रहे हैं। ये बड़ा एक अहम मैटर है जो आगे जाकर हमारे लिए मज़ीद मसाइल का बायस बनेगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।